वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का शीर्षक है जॉर्ज पंचम की नाक। जॉर्ज पंचम की नाक इस पाठ का सेशन नंबर 3 है। इसके पहले भागों में हमने देखा कि जैसे कि शाही दौरा होने वाला था हिंदुस्तान में, रानी एलिजाबेथ आने वाली थी ब्रिटिश की, और अखबारों ने भी उसको बढ़ावा चढ़ावा का वर्णन दिया हुआ था। उसके बाद जैसे ही रानी का आगमन दिल्ली में होने वाला था तो दिल्ली शहर का काया पलट हो गई थी, किस प्रकार से तरह तरह के बदलाव आ गए थे, इसका वर्णन हमने पढ़ा। फिर इसके आगे हमें लेखक एक इस जॉर्ज पंचम के नाक के संबंध में एक कहानी बता रहे थे कि किस दास्तान बता रहे थे कि किस प्रकार से उस समय जॉर्ज पंचम के नाक पर मूर्ति पर नाक लगानी या नहीं, उससे संबंधित आंदोलन छिड़का हुआ था। इस वर्णन को आगे हम परिच्छेदों के द्वारा पढ़ते हैं। लेखक आगे कह रहे कि देखो कि जैसे ही मुद्दा क्या था कि जॉर्ज पंचम के जो मूर्ति थी उस पर नाक लगानी या नहीं, तो इसके भी दो पक्ष थे। एक उस नाक लगाने के पक्ष में थे और दूसरे नाक न लगाने के पक्ष में थे, और इस मूर्ति की सुरक्षा के लिए हथियारबंद पहरेदारे तैनात कर दिए गए थे, और इसलिए लोगों वहां पर नहीं पहुंच सके। इसकी सुरक्षा के लिए वहां पर बहुत सारे पुलिसों को लगा दिया था। हिंदुस्तान पर जगह जगह पर ऐसे नाके खड़े कर दिए थे जिन पर लोगों के हाथ पहुंच गए, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने प्रयास करने के बाद भी उसमें देखो गुरिल्ला युद्ध होने लगे, अर्थात छोटे छोटे बातों को लेकर बहुत बड़े युद्ध हो जाते हैं। आज देखते हैं हम हमारे समाज में भी आजू बाजू में हमारे देखते हैं कि पक्ष विपक्ष में दोनों अलग 2-3 पक्षों में इतना परस्पर वैमनस्य के वजह से कोई भी पक्ष आकर डिक्लेयर कर देता है कि आज ये होने वाला है, कल ये होने वाला है, और उसकी वजह से सर्वसामान्य या आम जनता को बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो उसी प्रकार गुरिल्ला युद्ध हर स्थान पर होने की संभावना हो रही थी। उसी जमाने में यह हादसा इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। अब लेखक बता रहे कि इंडिया गेट के सामने जो एक मूर्ति थी जॉर्ज पंचम की, उस मूर्ति, लाट का अर्थ क्या होता है? मूर्ति। तो उस मूर्ति की नाक अचानक गायब हो गई थी। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे। अब देखिए लेखक कहते कि पुलिस का जो वहां पर लगे हुए थे वह होने के बावजूद भी उस मूर्ति पे से नाक गायब हो गई थी। गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। मतलब इतनी सुरक्षा होने के बावजूद भी वह उस मूर्ति पर से नाक गायब हो गई थी। अब यहाँ पर लेखक हमें इस तरफ इंगित करना चाहते हैं या संकेत करना चाहते हैं कि आज हम देखते हैं कि लोगों को जो पद दिया जाता है, जो कार्य करने के लिए उनको दिया जाता है, लेकिन वह अपने कार्य के प्रति सजग नहीं होते हैं। आगे लेखक कहते कि रानी आए और नाक न हो। अब इतनी बड़ी रानी, उस देश की रानी आने वाली थी, और उन देश का जो राजा था जॉर्ज पंचम, उस जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर अगर नाक नहीं होगी तो यह क्या हो जाएगा? हमारे देश की उससे बदनामी हो जाएगी, हमारे देश की नाक कट जाएगी। एकाएक परेशानी बढ़ी, बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खेर खायों की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। अब देखिए बात तो इतनी सी थी, लेकिन उसको इतनी अहमियत दी गई कि सारे जो राजकारणी लोग थे, जो बड़े बड़े मंत्री थे या जो सरकार के जो प्रमुख पद वाले लोग थे, उन्होंने क्या कर दी? एक मीटिंग अर्थात एक सभा बुलाई ली, और उस मसले पर क्या हो सकता है, क्या हल निकल सकता है, इस पर चर्चा करने के लिए यह सभा बुलाई गई। वहां सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक ही नहीं रह जाएगी। अब देखिए जितने भी लोग सारे आए हुए थे सभा में, मीटिंग में, सबका यही मानना था अगर रानी एलिजाबेथ के सामने जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक नहीं रहेगी तो इससे क्या हो जाएगा? हमारे देश की मान सम्मान की, हमारे देश की भी नाक
कट जाएगी। अब लेखक कहने लगे कि उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोचे गए और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत जरूरी है। अब देखिए बड़े से बड़े लोग उस सभा में आए, मीटिंग में आए, सब चर्चा करने लगे और उसमें क्या हल निकला, क्या मशवरा निकला, दिमाग खरोचे गए कि लोगों जितने भी लोग आए थे किस प्रकार से इस समस्या का हल निकाले जाए, इस पर वह विचार करने लगे। तय किया गया कि हर हालत में इस मूर्ति पर नाक होना बहुत आवश्यक है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो जाए। अब देखिए जैसे ही सारे लोगों ने निष्कर्ष निकाला गया कि किसी भी हालत में जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक होनी चाहिए, तो एक अच्छे से अच्छे मूर्तिकार को बुलाया गया। मूर्तिकार तो यो कलाकार था पर जरा पैसे से लाचार था। अब देखिए यहाँ पर लेखक क्या करे कि मूर्तिकार यो तो अच्छा कलाकार था लेकिन पैसों से लाचार था। अर्थात देखो यहाँ पर हमें आगे लेखक एक एक करके उस मूर्तिकार के लाचारी का वर्णन बता रहे कि भले ही आज उसके पास अच्छा गुण था लेकिन वह पैसे से गरीब होने की वजह से अब वह क्या करने वाला है, अपना फायदा बटोरने वाला है कि उसे पता है कि अगर हमें निर्धन था, गरीब था, इसलिए सरकारी खजाने से वह जितना चाहे उतना पैसा वह अपने पास ओढ़ सकता है, अपने पास ले सकता है। इसलिए वह अब देखो कौन कौन सी कारणें बताते हैं, वजह एक एक करके हमारे सामने रखते हैं। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे, अर्थात शासकों के जो प्रमुख पद वाले लोग होते हैं उनके चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर, कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास थे। अब देखिए यहाँ पर लेखक जो प्रमुख पद वाले लोग थे, शासक थे, उनका वर्णन करे कि मूर्तिकार ने क्या देखा। सारे लोग एक इस प्रश्न पर या इस एक बात से इतने परेशान थे कि लोगों के चेहरे उदास थे, परेशान थे और इसी परेशानी का फायदा कौन लेने वाला था? अब वह मूर्तिकार। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज सुनाई दी, मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगाने हैं। अर्थात उसमें से कोई एक व्यक्ति उस मूर्तिकार को बताने लगा। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि लाट कब और कहाँ बनी थी, इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। अब देखिए मूर्तिकार तो उस बात को अनुमति देता है कि मैं इस मूर्ति पर जरूर नाक लगा दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे यह सारी जानकारी होनी चाहिए कि यह जो मूर्ति है, यह जो लाट है, कब बनाई गई थी और कहाँ पर बनाई गई थी, कौन से। अब देखिए जो मूर्तियां बनाई जाती है वो अलग अलग शाला में बनाई जाती है, उसके लिए एक अलग सा स्थान होता है, तो कौन से स्थान पर बनाई गई है और इस लाट के लिए जो मूर्ति बनाई गई है उस मूर्ति के लिए कौन से पत्थर का प्रयोग किया गया है। तो ये सारे प्रश्न उस कलाकार ने, उस मूर्तिकार ने उन सभा में आए हुए सारे शासकों से पूछा। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। अब देखिए यहाँ पर लेखक क्या करे कि सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका, अर्थात देखो जो भी लोग पद वाले लोग होते हैं या जो उनके पास जो भी अधिकार होते हैं वह क्या करते हैं, वह अपने आप पर किसी भी प्रकार के मुसीबत नहीं लाना चाहते हैं, इसलिए वह क्या करते हैं, एक दूसरे की तरफ ताकने लगते हैं। अब देखिए जो हर कोई अपने पद को बचाने की कोशिश करने में लगा रहता है, क्योंकि उसे पता है अगर किसी भी प्रकार की समस्या आ जाएगी तो एक तो उनको उस पद से निकालना दिया जाएगा या उनकी ट्रांसफर हो सकती है या फिर किसी और जगह पर या फिर उनका जो प्रगति होने वाली है या उनकी पदोन्नति जो होने वाली है वो रुक सकती है। इसलिए कोई भी अपने आप पर यह सारे कोई भी प्रकार की मुसीबत लाना नहीं चाहते हैं, इसलिए वह लोग एक दूसरे की तरफ ताकने लगे। एक की नजर ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। अब कौन सा, देखो एक क्लर्क को बुलाया गया, सरकारी जो नौकर होते हैं उनको बुलाया गया और उसको छानबीन करने के लिए कहा गया। कौन से छानबीन करने के लिए कहा गया कि उस लाट अर्थात उस मूर्ति को कब बनाया गया था, कहाँ बनाया गया था और कौन से पत्थर से वह मूर्ति बनाई गई थी, इसकी छानबीन एक क्लर्क के करने के लिए कहा गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेज छिरे गए पर कुछ भी पता नहीं चला। अब देखिए इस वाक्य से हमें क्या पता चल रहा है कि फाइलों के पेज छिरे गए लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। तो इससे हमें पता चलता है कि सरकारी जो काम काज होते हैं उसमें कितनी
अव्यवस्था होती है कि अगर सर्वसामान्य व्यक्ति को शासन से संबंधित या सरकार के संबंधित कोई काम करना होता है तो उनको कितनी फॉर्मेलिटीज करना होती है। ये फाइल बनाओ, ये फॉर्म भरो, इस प्रकार के बहुत सारे सर्वसामान्य आम जनता को समस्याओं से गुजरना पड़ता है। लेकिन जब उनके पास जो रिकॉर्ड रहता है वह कितने प्रकार से वह सेफ जगह सुरक्षित रखते हैं या कितने प्रकार से उन्होंने किस प्रकार सही मायने से उन्होंने उसका जो लेखा जोखा होता है लिखित रूप में वह ठीक ढंग से किया होता है। इसका उदाहरण यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेज चिरे गए लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। आप देखिए उस समय तो यह सारे काम ऐसे इस प्रकार से किए गए होंगे लेकिन इतनी खोजबीन करने के बाद भी किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड वहां पर नहीं मिला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया, सर मेरी खता माफ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है। अब देखिए यहाँ पर लेखक क्या कर रहे हैं कि फाइलें सब कुछ हजम कर चुके हैं। तो इसे हमें पता चलता है कि देखो हर फाइल का एक विशेष महत्व होता है कि वो रिकॉर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन वह फाइल अगर गायब कर दी गई है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होगी। तो आज हमारे सामने सिर्फ लेखक ने एक उदाहरण बताए हैं लेकिन आज देखते हैं हम ऐसी कितनी सरकारी फाइलें होते हैं जिसका रिकॉर्ड बहुत ही अनिवार्य होता है। एक तो वह किसी वजह से रिकॉर्ड ठीक ढंग से रखा नहीं जाता है और रखा भी जाता है तो वह आधा अधूरा ही होता है या किसी कारणवश उसमें चेंजेस भी हो जाते हैं या फिर मतलब इस प्रकार से लेखक हमें इंगित करना चाहते हैं कि सरकारी काम काजों में जो लोग होते हैं, जो अधिकार होते हैं, जो शासक होते हैं वह सही ढंग से काम नहीं कर पाते हैं और इसके वजह से एक सर्वसामान्य जनता को, आम जनता को उसका भुगतान भी सहना पड़ता है। आगे लेखक कहते हैं कि हुक्कामों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो एक काम होना है और इस नाक को दरोमदार आप पर है। अब देखिए यहाँ पर शासकों को अब टेंशन आने लगा कि पता नहीं अब क्या हो जाएगा, वो और भी उदास हो गए, परेशान हो गए। फिर उन्होंने एक कमेटी बनाई और उनको यह काम सौंप दिया कि जैसे भी हो आपकी जिम्मेदारी है कि यह काम आपको पूरा करना ही है। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया, उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान में हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोजकर लाऊंगा। अब देखिए मूर्तिकार, अब हमें उसमें उसकी कौन सा गुण दिखाई दे रहा है कि हर वो आशावादी दिखाई दे रहा है कि किसी न किसी समस्या पर वो हल लाने की कोशिश कर रहा है, उनको बताने की कोशिश कर रहा है कि आप टेंशन मत लो, उसमें से कोई न कोई समस्या निकल जाएगी। वो कहता है कि पत्थर किस प्रकार का है उसको अगर हमें समझना है तो उसके लिए आप परेशान मत हो, मैं क्या करूंगा, पूरे हिंदुस्तान में जाऊंगा और ढूंढ कर लाऊंगा कि यह पत्थर कहाँ से मिला है और उस कौन से पत्थर से उस मूर्ति को बनाया गया है। अब देखिए यह जो पूरा हिंदुस्तान वह घूमने वाला है वह उसके लिए पता है, उसको सारा जो खर्चा है वह कौन देने वाला है, सरकार की तरफ से मिलने वाला है। इसलिए वह निश्चिंत होकर यह कार्य करने के लिए तैयार हो गया है। कमेटी के सदस्य की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं है? हर चीज इस देश के गर्भ में छिपी है, जरूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी, इस मेहनत का फल हमें मिलेगा, आने वाला जमाना खुशहाल होगा। अब देखिए यहाँ पर एक आशावादी दृष्टिकोण बताया गया है कि सही आने में उसने सही बात की है कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है कि वहाँ पर हर प्रकार की चीजें उपलब्ध हो सकती है, लेकिन उसके लिए कोशिश करना होगा, मेहनत करना होगा। अगर कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे तो हर चीज को हम जो कठिन से कठिन चीज लगती है उसको भी हम आसान कर सकते हैं। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। आप देखो उनके मीटिंग के समय में क्या क्या बातचीत हुई, संवाद हुई, यह जो भाषण था वह भी उस समय अखबार में छप गया, क्योंकि अखबार के द्वारा लोगों को बताया गया था कि जॉर्ज पंचम के नायक नहीं है और उसी समय एलिजाबेथ रानी वहां पर आने वाली है। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा, उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला, यह पत्थर
विदेशी है। अब देखिए बहुत प्रयास करने के बाद भी मूर्तिकार ने उस पत्थर का प्रकार या कौन से स्थान पर वह था, ये सारी चीजें खोजने की कोशिश की, लेकिन उसको कहीं पर भी वह नहीं मिला। वह कहने लगा कि यह पत्थर विदेश का है। तो बच्चों, अब तक हमने जो परिच्छेद पढ़े हैं उसमें आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। तो बच्चों, अब तक हमने जो परिच्छेद पढ़े हैं उसमें आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। हुक्काम शासक, ताका देखा, बयान वचन, दारोमदार कार्यभार, चप्पा चप्पा खोजना, हर जगह ढूंढना, तैश जोश। अब तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार से सभा में उस जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक लगाने की कोशिश की जा रही है, यह हमने पढ़ा। क्या उस जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक लग पाती है, उसके बारे में हम विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।